गुड मॉर्निंग। KVCIS परिवार में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो है बिहार बजट। बिहार बजट के संदर्भ में हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे आपके BPSC जो 71st का एग्ज़ाम है उससे सवाल पक्का आना है। और आप देखेंगे कि जो बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ये दो सीरीज में आएगा, जिसका पहला टॉपिक आप देख चुके हैं कि बिहार बजट 2025-26 और साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में अंतर क्या होता है, डाटा कब का पूछा जाता है, डाटा कब का दिया रहता है। इस कड़ी में हम कुछ बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित MCQs भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपके साथ पूरा बिहार बजट डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आप बिहार बजट समझने में बहुत आसान है, आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। कई जगह होता है कि इतना कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाया जा रहा है कि समझ में आ नहीं रहा है, डाटा कब का दिया है, बता कब का रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम सिंपल मतलब है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हम समझाएंगे, आप समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार बजट 2025-26। इससे पहले हम बात करते हैं जो रिपोर्ट आया है बिहार बजट 2025-26 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो एक साल पीछे का डाटा देता है। इसे समझने के लिए ऐसे समझें कि मान लेते हैं जो बिहार बजट 25-26 है, मान लेते हैं कि ये बजट पेश हो रहा है 13 फरवरी को। पेश कब हो रहा है? 13 फरवरी को। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्त वर्ष है, फिनेंशियल ईयर, ये शुरू कब से होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब ये जो बिहार बजट 2025-26 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए पेश किया गया है। इसका क्या हुआ? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए पेश किया गया है। अब हम 13 फरवरी को खड़ा हो गए हैं कि इसके लिए बजट पेश करने के लिए। ऐसे समय अगर हम 13 फरवरी को बजट पेश करने के लिए खड़ा हुए हैं 2025 में, तो क्या हम 2025 का पूरा डाटा दे पाएंगे? ऐसा नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बजट अभी चल रहा होगा 13 फरवरी 2025, ये डेट में किस फिनेंशियल ईयर का चल रहा होगा? तो ये चल रहा होगा फिनेंशियल ईयर 2024-25। इसका मतलब ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। ये खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2025 को। और हम बजट पेश करने के लिए खड़ा कब हो गए हैं? 13 फरवरी को। अभी भी हमारे पास लगभग 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है 2025 खत्म होने में। तो क्या हम 2025 यानी जो वित्त वर्ष 2024-25 है, आर्थिक सर्वेक्षण में उसका डाटा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमारे पास अभी भी लगभग 13 फरवरी को हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, जनरली क्या होता है कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया जाता है। तो अभी हम 13 फरवरी को बजट पेश करने के लिए खड़ा है, तो मान लेते हैं कि 12 फरवरी को हम आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए हैं, 11 फरवरी को हम आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए हैं, तो अभी भी हमारे पास 1-1.5 महीने यानी 31 मार्च खत्म होते होते 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है, जो हम
जिसका डाटा हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप और पीछे चलें तो अगर हम इसको ऐसे करें, फिनेंशियल ईयर 2023-24, फिनेंशियल ईयर 2023-24, अगर हम इसकी बात करें फिनेंशियल ईयर 2023-24 की, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप। फिनेंशियल ईयर 2023-24 इसका क्या हुआ, यानी ये फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ होगा और ये खत्म कब होगा, खत्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को ये खत्म हो चुका है और हम बजट पेश करने खड़ा कब हुए हैं, तो 13 फरवरी 2025 को। यानी कि मेरे पास 2000 वित्त वर्ष 2023-24 का पूरा डाटा आ गया होगा, क्योंकि ये खत्म 31 मार्च 2024 को ही हो गया है और हम लगभग एक साल बाद 13 फरवरी 2025 को बजट पेश करने के लिए खड़ा हुए हैं। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण जो हमें डाटा देता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, इसमें किसका डाटा होगा, यानी कि वित्त वर्ष फिनेंशियल ईयर 2023-24 का ये कंप्लीट डाटा देता है। क्योंकि ये वित्त वर्ष, जिस वित्त वर्ष पेश किया जाता है, अभी जो वित्त वर्ष 2025-24-25 चल रहा था 13 फरवरी 2025 को, इसलिए जिस वित्त वर्ष में ये पेश किया जाता है उसी के नाम से ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो जाता है। लेकिन इसमें डाटा ठीक एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2023-24 का दिया रहता है। तो यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास किए कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में अंतर क्या होता है, कब का डाटा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि बजट क्या होता है। बजट बजट क्या होता है कि सरकारें कुछ नीतियां बनाती है। नीतियां बनाना मतलब जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है, ये सरकार निर्णय लेता है, सरकार का निर्णय होता है। अच्छा, किसी चीज का अब निर्णय लिया जा रहा है तो किस चीज का निर्णय होता है, तो सरकार इसमें टैक्सेशन से संबंधित निर्णय लेगी। किससे संबंधित, तो टैक्सेशन, कराधान, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद सेवा, सर्विस, ईटीसी। इन सब के विषय में सरकारें निर्णय लेती है, नीति बनाती है। अब ये सारे जो निर्णय लिए गए इसको लागू भी तो करना है, ये निर्णय को लागू भी तो करना है। अब इन निर्णयों को लागू करने के लिए जो सरकारें लाती है उसको हम बजट पे कहते हैं, उसको हम बजट कहेंगे। आपको मैं बताता चलूं कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। बजट के जगह पे उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। यहां तक हम समझते हैं कि समझ आ रहा होगा आपको। आइए बिहार बजट की बात करते हैं। सबसे पहले बिहार बजट जो पेश किया गया है वो बिहार बजट
ये 3 मार्च 2025 को पेश किया गया। किस फिनेंशियल ईयर के लिए? फिनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पेश जिन्होंने किया उनका नाम श्री सम्राट चौधरी। ये बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी हैं। डिप्टी सीएम और फिनांस मिनिस्टर भी हैं। और फिनांस मिनिस्टर भी हैं। अब जो इस बार 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसकी कुल आकृति कितनी है? तो 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 3,16,895 करोड़ रुपए का, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 2,78,725 करोड़ रुपए था। उससे ये लगभग 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। उससे ये लगभग 38,169 करोड़ रुपया ज्यादा है। अगर हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। आपको मैं ग्राफिकल समझाने का प्रयास करता हूं। ये है 2025-26 का डाटा और ये है 2024-25 के लिए जो पेश किया गया था। इसकी कुल वैल्यू लगभग 3.17 लाख करोड़ है, जबकि इसकी कुल वैल्यू 2.7 लाख करोड़ था। अब ये इससे लगभग 38,169 करोड़ रुपया ज्यादा है। यानी वित्त वर्ष 2025-26 में जो बजट का आकृति है, जो बजट पेश किया गया है, वो लगभग कितना ज्यादा है? 3,2024-25 के वित्त वर्ष से 38,169 करोड़ रुपया ज्यादा है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये इसका डाटा, यानी कितने का बजट पेश किया गया है और कितना 2024-25 से ज्यादा है। आइए आगे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। अब हम बात करते हैं कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। आप यहां देखें, बिहार सरकार ने 3 मार्च 2025 को वार्षिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895, ये इंपॉर्टेंट है, 3,16,895 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट आवंटन पिछले वर्ष से इतना से 2,78,725 करोड़ रुपए से 38,169 करोड़ रुपया अत्यधिक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, पैसा आ रहा है तो ये पक्का है कि पैसा खर्च भी किया जाएगा। पैसा आ रहा है तो पैसा खर्च भी किया जाएगा। जो पैसा खर्च किया जाता है वो 2 तरह से खर्च किया जाता है। पहले को हम कहते हैं राजस्व व्यय और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत व्यय। हम इस दोनों बात को समझने का प्रयास करते हैं। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है? जो व्यय होता है यानी एक्सपेंडिचर,
वो दो तरह से, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा कैपिटल पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सरकारें अपने दैनिक कामकाज के लिए जो खर्च करती है, जैसे वेतन, पेंशन, अगर कोई सरकारें हैं, कहीं ऑफिस चल रही है तो उसके बिजली, पानी आदि के लिए जो खर्च किया जाता है उसको हम रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इसमें क्या लिखना है? अगर आप लिखें सरकार द्वारा दैनिक खर्च, सरकार द्वारा ये दैनिक खर्च होता है जिसमें वेतन, पेंशन, अगर कहीं वो रेंट ली है तो उसके लिए भी वेतन, पेंशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी, इन सब पर जो खर्च आता है उसको हम राजस्व व्यय कहते हैं। इस बार बिहार सरकार का जो राजस्व व्यय है वो लगभग 2.2 लाख करोड़ है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इस बार का जो 2025-26 में व्यय है वो 2.52 लाख करोड़ रुपया है। 2.52 लाख करोड़ रुपया इस बार का, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट डाटा आप ध्यान रखेंगे, मैं बताता जाऊंगा जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा। ये जो है टोटल जो एक्सपेंडिचर है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका, यानी टोटल जीएसडीपी का जितना सरकार को प्राप्त होगा उसका लगभग 79.52% सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट पर खर्च करने वाली है। जबकि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? सरकार द्वारा किसी भूमि को खरीदना, कहीं पे बिल्डिंग बनवाना, इन सब में जो खर्च करेगी सरकार, वो संपत्ति को खरीदने में, संपत्ति को बनाने में, किसी संपत्ति का मरम्मत करने में, ऐसे में जो खर्च किया जाता है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, अर्थात पूंजीगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय यानी सरकार इन पैसों से अपने लिए एक पूंजी का निर्माण करती है, कैपिटल का निर्माण करती है। ये लगभग 64,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि लगभग 20% टोटल जीएसडीपी का 20% इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप यहां तक समझ रहे होंगे। अब जो होता है प्राप्ति, पैसा कहां से आता है? तो दो बातें, पहला कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट से। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति जो सरकारें सेल करके, सामान को बेच करके, सर्विस को सेल करके, इन सब चीजों से जैसे सेल करके जो प्राप्त करती है उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन वहीं पे पूंजीगत व्यय जो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें क्या करती है? सरकारें ऋण देती है, या ऋण लेती है, सरकारें ऋण लेती है। सरकार को जीसेक के माध्यम से, पी नोट्स के माध्यम से, आदि माध्यमों से जब पैसा अपने लिए बनाती है तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्राप्त कहां से होता है। प्राप्ति, इसको दो तरीके से हम बात करते हैं। पहला राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत
पूंजीगत प्राप्ति की हम बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्ति की अब अलग अलग अब समझने, इसको कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट और ये रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। अब हम कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, जब सरकारें अपने सामान को बेच करके, सर्विस को बेच करके जब पैसा अपने लिए जमा करती है तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। यानी टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ETC, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट में रखते हैं। इस बार जो कैपिटल रिसिप्ट से प्राप्ति होना है वो लगभग 2.60 लाख करोड़ का है। वहीं पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, जब सरकारें अपने लिए किसी से ऋण लेती है, उसके बाद पी नोट के माध्यम से, जी सेक के माध्यम से, जैसे पी नोट आपको समझाने के लिए हम बात करते हैं कि एक पी नोट क्या होता है, एक कागज होता है। सरकारें इस पे ये लिखती है कि आप मुझे 100 रुपया दें और 10 दिन के बाद मैं आपको 110 दूंगा। ये प्रोमिशनरी नोट कहलाता है। अब आप हमें 100 रुपया देंगे, आप 10 दिन बाद इस नोट को लेकर के हमारे पास आ जाएंगे कि आपने इस पेपर पे वादा किया था कि आप 100 रुपया दे, 10 दिन के बाद 110 दूंगा, तो मैं आपको 110 दूंगा और बदले में फिर से ये पेपर मैं ले लूंगा। तो इसको पी नोट्स कहते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट सरकारी बॉन्ड जारी करती है, जी सेक निकालती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है। इन माध्यमों से हम ये देखने का प्रयास करते हैं, इन माध्यमों से जो सरकार को प्राप्त होता है उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। यानी सरकार जी सेक के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, जी सेक के माध्यम से, दूसरा बॉन्ड के माध्यम से शेयर जारी करती है, शेयर जारी करती है। इन सब माध्यमों से साथ साथ लोन, जब इन सब माध्यमों से सरकारें लोन लेकर के, जीसे के माध्यम से, पी नोट्स के माध्यम से, बॉन्ड जारी करके, शेयर जारी करके जब अपने लिए पैसा लाती है तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और इस बार जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो लगभग 56,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। 56,000 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट से प्राप्त होने का अनुमान है बजट फिनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। आगे हम बात करते हैं पैसा कहां से आएगा और कहां कहां जाता है। इसके लिए आप यहां समझें, दो 2025-26 में पैसा कहां आता है। सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में जो है राज्यों का अंश होता है। जैसे जीएसटी होता है तो जीएसटी में क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य का हिस्सा राज्य को देती है, तो सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में जो राज्य सरकार का अंश होता है ये लगभग 43.68% है। ये कितना है, 43.68%, 68% के बराबर है। ऋण की वसूली, सरकारें जो ऋण दी है तो उसके जो ब्याज आते हैं उससे लगभग 0.17% प्राप्त होता है। लोक ऋण से 17.58%। केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान जो इससे प्राप्त होना है वो लगभग 17.21% सरकार को, बिहार सरकार को प्राप्त होगी। राज्य सरकारों का राजस्व होता है जो सरकारें अपने लिए राजस्व जमा करती है, जो सरकारों को टैक्स के रूप में मिलता है, वो लगभग 18.77% का इस बार मिलने का अनुमान है। साथ ही साथ राज्य सरकार का कर में, विभिन्न कर में राजस्व जो अन्न होता है वो लगभग 2.59% प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये जो बजट होता है, जो बजट में डाटा दिया जाता है, ये एक्यूरेट इतना होगा ऐसा नहीं होता है। ये एक एस्टिमेट होता है, बजट एस्टिमेट कहते हैं इसको, कि ऐसा अनुमान है।
जैसे आपके घर में भी किसी कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन होने से पहले हम एक बजट बनाते हैं, किसी के शादी में, किसी के विवाह में या किसी के बर्थडे में एक बजट बनाते हैं कि इतने खर्च होने का अनुमान है, इतने लोग आने का अनुमान है, उससे कम या ज्यादा हो ही सकते हैं। तो बजट एस्टिमेट होता है, इसमें ये फिक्स डाटा नहीं होता है, एक अनुमान के हिसाब से हम बात करते हैं। रुपया कहाँ कहाँ जाएगा, तो सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कल्याण विकास, SC/ST वेलफेयर, इन सब में जो जाता है वो लगभग 39.80%, लगभग 40% का व्यय होता है। किसमें? सामाजिक सेवाओं में। साथ साथ अगर हम बात करें सामान्य सेवा, जो जनरल सर्विस होता है, उसमें 28.94% का व्यय करना है। ऋण देने में अगर बिहार सरकार ने किसी से ऋण ली है तो उसको चुकाती भी है, जिसमें 0.149% का व्यय होता है। इसके साथ सहायता अनुदान वो अंशदान होता है, और आर्थिक सेवाएं जो सरकार अपने लिए आर्थिक क्रियाओं के लिए बनाती है, जैसे बिल्डिंग बनाना, जिससे सरकारें अपने लिए इंडस्ट्री सेटअप करना, ऐसे जिससे वो खुद भी फिर आगे चल करके रेवेन्यू जनरेट कर सके। ऐसा ये एक प्रकार से इस तरह से प्रतिशत में खर्च किया जाता है। आगे हम बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण की, किन किन क्षेत्रों में कितना कितना इस बार खर्च किया जाएगा। ये याद रखेंगे कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। ये बीपीएससी कई बार ऐसे सवाल पूछ चुकी है। आप देखें मुख्य बिंदु, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व 2,52,000 करोड़ रुपए का अनुमानित है, जो कुल व्यय का इतना प्रतिशत है। ये कौन सा व्यय हुआ? तो ये राजस्व व्यय हुआ। दो तरह से व्यय होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो बिहार बजट 2025 सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया जा रहा है? शिक्षा पे। एक नंबर में कौन सा है? शिक्षा। लगभग ये 60,964 करोड़ रुपए का खर्च शिक्षा पे किया जाना है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे। दूसरा करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के लिए ये भी मैं बताऊंगा कि लगभग 108-110 के आसपास नए हॉस्पिटल्स बनने हैं। बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है। तो इस सब पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। सड़क और मद में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ गृह विभाग को इतना करोड़ रुपया, 17,831 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, ग्रामीण विकास को 16,043 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है खर्च करने के लिए। ऊर्जा विभाग के लिए 13,484 करोड़ रुपया। साथ साथ समाज कल्याण विभाग SC/ST वेलफेयर के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में सरकारें कितना कितना खर्च करेगी उससे संबंधित बातें हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, और हो सके तो कम से कम जो जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, तो शिक्षा तो याद रखेंगे ही, साथ ही साथ कितना खर्च किया जा रहा है, तो 60,964 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इस फैक्ट को भी, इस आंकड़े को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो व्यय ग्रामीण विकास पे कितना खर्च, कम से कम दूसरा जो शिक्षा के बाद आप ध्यान रखेंगे वो ग्रामीण विकास पर ध्यान रखेंगे, जिसमें 16,093 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। आइए अब हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब हम आय से अधिक खर्च कर देते हैं, जितना मेरा इनकम है उससे ज्यादा हम खर्च कर देते हैं, तो उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, जो इस बार लगभग
32,000 करोड़ रुपए का 32,718 करोड़ रुपए का खर्च घाटा है इस बार। राजकोषीय घाटा क्या होता है? आय से अत्यधिक अत्यधिक जब खर्च होने लगता है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाए किससे? इनकम से। अब जब तो उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब राजकोषीय घाटा हो गया तो सरकारें इसको फिर वही अपने शेयर बेच करके, जीसे के माध्यम से, बॉन्ड बेच करके, ऋण लेकर के, लोन लेकर के इसको पूरा करती है। इसको सरकारी बॉन्ड बेच करके, उधार लेकर के इसको पूरा करती है। इसको पूरा कैसे किया जाता है? बॉन्ड, शेयर, लोन, जिससे इन माध्यमों से इस व्यय को, इस घाटे को पूरा किया जाता है। इस माध्यमों से क्या किया जाता है? घाटे को पूरा किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, यानी सरकार का कुल व्यय माइनस कुल राजस्व। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप उसको देखें। सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार का कुल व्यय माइनस कुल आय। अब इस आय में हम जो सरकारें ऋण लेती है, जो सरकारें लोन लेती है, उसको काउंट नहीं जोड़ते हैं। जो सरकार को प्राप्त हुआ, चाहे वो रेवेन्यू के माध्यम से राजस्व प्राप्ति हो या फिर पूंजीगत प्राप्ति हो, इस माध्यमों से जो सरकार को प्राप्त होता है केवल उसमें घटाते हैं। अगर सरकारें किसी से लोन ले चुकी है तो उसको हम काउंट इसमें नहीं करेंगे। ऐसे समझिए, अगर हमारा खर्च 100 रुपया है और हम मेरे पास है केवल 80 रुपया, तो हमारा राजस्व घाटा कितना हो गया? 20 रुपए का। अगर मेरे पास 80 है और हम 50 रुपए किसी से कर्ज ले लिए हैं, तो अब मेरे पास 130 हो गया। खर्च मेरा 100 है, तो अब तो हम मतलब डेफिसिट में तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वो उस 50 जो हम लिए वो भी तो हमारे ऊपर एक कर्ज की तरह है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जो हमें प्राप्त है, चाहे वो राजस्व प्राप्ति हो या फिर वो पूंजीगत प्राप्ति हो, हम उसकी बात करते हैं। आगे देखें। अब बिहार सरकार से जो प्रमुख योजनाएं आई है, जो इसमें जो बिहार बजट में जो मुख्य बातें की गई है, हम अब उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रमुख घोषणाएं क्या क्या है? तो सबसे पहले कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादन के लिए पटना में हाट की स्थापना करना, साथ साथ कई ऐसे फसलों को एमएसपी के दायरे में ले आना, बाजार प्राधिकरण, बाजार की व्यवस्था करना, उसके साथ साथ इंडस्ट्री, छोटा एमएसएमई जैसे इंडस्ट्रियों की स्थापना करना। पहली घोषणा की गई है किसानों को लेकर के। तो जो कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं, अब हम उसको देखने का, जानने का और सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे कि कुछ घोषणाओं से सीधा सवाल बीपीएससी पूछता है, तो आप इन घोषणाओं को ध्यान रखेंगे। पहले यहाँ देखें, महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार बजट 2025-26, बिहार बजट 2025-26 में महिला सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेन फोकस किया गया है। सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है? तो पिंक शौचालय
का निर्माण किया जा रहा है। ये हर एक शहर में पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा जो केवल के और केवल महिलाओं के लिए रहेगा। दूसरा, पटना में महिला हाट खोले जाएंगे। महिला हाट खोलने का कहाँ किया गया है प्रावधान? तो पटना में। ये पूछ सकता है पटना। पिंक बस सेवा शुरू होगी, सभी चालकों एवं परिचालकों महिलाएं होंगी। पिंक बस से संबंधित जानकारी मैं आपको बताता चलूं। पिंक बस में पैसेंजर, कंडक्टर और जो उनके ड्राइवर होंगे सब महिलाएं ही होंगी। उसके साथ साथ जो महिला ड्राइवर हैं उनको ट्रेनिंग देने वाले कोई ना कोई जो ट्रेनिंग देंगी, महिलाओं को बस चलाना सिखाएंगी, वो ट्रेनर भी महिलाएं ही होंगी। तो इसका भी प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आदि जो लोग अपने जिले से दूसरे जिले में रहते हैं तो थाना के पास से जहां उनका ऑफिस होगा उन्हीं के पास उनके लिए किराए पर मकान लेकर उनके रहने का व्यवस्था किया जाएगा, उनको आवास आवंटित किया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा पहल है महिला सशक्तिकरण। महिला टूरिस्ट गाइड का नियुक्ति की जाएगी। आप देखते हैं कि बिहार में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। बिहार पर्यटन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पर्यटन उद्योग यहाँ विकसित किया जाए तो बिहार का रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होगा। साथ साथ आजकल हम देखते हैं कि हम कहीं पर्यटन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ हमें एक गाइड का जरूरत पड़ता है जो हमें उस पर्यटन के बारे में, उस पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी दे सके। वो जनरली वहाँ के लोकल लोग होते हैं। साथ साथ अब उस पर्यटन के स्थल पर केवल पुरुष दिखते थे, अब महिलाओं के लिए या महिला गाइड की भी नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं के लिए एक विशेष कदम है। जनरली क्या होता है, कई महिलाएं पुरुष जो होते हैं गाइड उनसे पूछने में झिझकती हैं, तो इसके लिए महिला गाइड की नियुक्ति की जाएगी। ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। जो सरकारें ई रिक्शा महिलाएं लेगी उनके लिए उनको लगभग 50% के आसपास का सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ये तो आप लगातार देख रहे हैं। गरीब लड़कियों की शादी के लिए कन्या विवाह मंडप प्रत्येक पंचायत में खोला जाएगा, जिससे क्या होता है कि गरीब लड़कियों की शादियों के लिए कभी वो पंडाल नहीं बनवा पाए या पैसे उतने नहीं हैं, तो हर एक पंचायत में कन्या विवाह मंडप का स्थापना किया जाएगा, जिससे वो मंडप उनके लिए आवंटित किया जाएगा। जब उनकी शादियां होगी तो वो मंडप उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की दर को दुगनी की जाएगी। जो 1 to 10 में जो बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता था उसकी अमाउंट को अब दुगना कर दिया गया है। SC ST पिछड़े वर्गों के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पे जैसे 10th पास करने पर समथिंग 25,000 और ग्रेजुएट पास होने पर 10th पे 15,000, 12th पे 25,000 और ग्रेजुएट होने पर पास करने पर 50,000 रुपये सरकार पुरस्कार के रूप में देती है। साथ ही साथ लड़कियों को BPSC पास करने पर यानी BPSC की प्रारंभिक परीक्षा PT पास करने पर सरकार 50,000 रुपये तैयारी के लिए देती है। ये लेकिन केवल एक बार दिया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे जो और कुछ घोषणाएं की जाएगी सभी जो किसानों के लिए, अब देखिए किसानों के लिए क्या किया गया है। किसानों के लिए प्रांगण की स्थापना। बाजार प्रांगण की स्थापना का मतलब है कि किसानों के लिए एक बाजार की व्यवस्था की जाएगी जहां पर वो अपने उत्पाद को आराम से बेच सकते हैं। उन्हें किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद जाएंगे, बाजार बना रहेगा, लोग वहां पर अपने उत्पाद को लेके जाएंगे और वहां पे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज हर एक अनुमंडल स्तरीय
कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। और हम बात करें तो सरकारों के लिए एमएसपी दाल जैसे अरहर को एमएसपी के दायरे में लाया जाता है। एमएसपी क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये उत्पाद बोए जाने से पहले सरकारें इसे खरीदने की घोषणा करती है, तो उसको एमएसपी कहते हैं। साथ साथ पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। कई सारे एक्सीलेंस की स्थापना की, जैसे गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में गुड़ एक्सीलेंस के लिए गुड़ एक्सीलेंस का स्थापना किया जाएगा, उसको हम अलग से बताते हैं। अब आप यहां पर देखें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सक सुविधाएं। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाना है। ये बजट में बहुत ये न्यूज में भी रहा है, तो हो सकता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। हो सकता है कि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। आप आगे की अगर हम बात करें, बिहार में 108, मैंने बताया ना, नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। नगर चिकित्सा केंद्र खोलने के बाद साथ साथ अनुमंडलीय स्तर पर रेफरल अस्पताल खोला जाएगा। रेफरल अस्पताल, अगर आप छोटे जगह पर दिखा रहे हैं तो वो रेफर करते हैं कि हमसे नहीं संभलेगा तो आप आगे जाएं। आपको सीधा भाग कर पटना जैसे शहरों में या बड़े शहरों में नहीं आना होगा। आपके अनुमंडल में ऐसे बड़े अस्पताल खोले जाएंगे जहां पर आपका उचित इलाज हो सकता है। कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र का प्रावधान किया जाना है। कैंसर रोगियों के देखभाल के लिए विशेष प्रावधान किया जाना है। बिहार बजट 2025-26 का ये बात है। साथ साथ रेफरल अस्पताल की जो बात की गई है, ये अनुमंडल स्तर पर खोला जाएगा। इस आगे हम बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र के बारे में। आइए, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं क्या क्या है। राज्य के बड़े अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल, इसी को हम रेफरल अस्पताल किया जाता है, के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, जो कैंसर पेशेंट की उचित देखभाल के लिए, साथ ही साथ उनको पर्याप्त इलाज मिल रहा है कि नहीं, सही इलाज मिल रहा है कि नहीं, सही ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखेगा। साथ ही साथ कैंसर रोगियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर हो जाएगा, सुनहरा मौका हो जाएगा कि वो अपना इलाज बिहार में ही रहकर करवा सकते हैं। उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये उनके लिए बचत का प्रावधान है। जिसे अब बाहर जाते हैं तो खर्च ज्यादा होता है, बिहार में अगर करवाते हैं तो उन्हें सरकार से अनुदान भी मिल जाता है। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी सेवाएं हैं, तो सरकार उन्हें कैंसर रोगियों के लिए बहुत काम कर रही है। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। साथ ही साथ हम बात करें कृषि संबंधित कुछ प्रमुख घोषणाएं 2025-26 में। राज्य के 21 कृषि उत्पाद बाजार प्रांगण आधुनिकीकरण के लिए कुल 1,01,289 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में कृषि प्रांगण की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ इस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा तथा सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। बाजार समिति प्रांगण का कार्यशील करने का अर्थ है कि कुछ ऐसे बाजार प्रांगण हैं जो पहले से बने हुए हैं, लेकिन किसी अभाव में देखरेख सही से नहीं होने के कारण, सही से उनका मतलब
क्रियान्वयन नहीं होने के कारण, उनके सही से संचालन नहीं होने के कारण वो अब बंद पड़ चुके हैं। तो ऐसे जो बाजार प्रांगण है उनकी भी जानकारी ली जाएगी, और साथ ही साथ नए 21 खोलने के अलावा जो और बाजार प्रांगण जो पहले से चल रहे हैं उन्हें उनके क्रियान्वयन में, उनको सही तरीके से संचालन में फिर से मदद की जाएगी, उनका कार्यशील किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एनसीसीएफ, नाफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी मैंने इधर आपको बताया, दाल, अरहर, मूंग, उड़द, इस पर क्या किया जाएगा, एमएसपी की घोषणा की जाएगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य में सभी प्रखंडों में स्तर पर सहकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सुधा सहकारी क्या होता है कि अलग अलग लोग, कोई लोग अलग अलग लोग ऐसे समझते हैं कि 5 लोग हैं तो कोई अलग अलग कि सब अगर दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो अलग अलग मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सबको कुछ मुनाफा मिला, सबको जाना पड़ा। अगर एक लोग 5 का दूध एक लोग ले जाकर के अगर मार्केट में बेचें तो बाकी 4 रह के दूसरे काम से अपने लिए कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वही अलग अलग लोग जाते हैं तो 5 का सिर्फ समय पूरे एक दिन का बर्बाद होगा। तो ऐसे में से क्या होता है कि कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स आते हैं, लोगों के समूह होते हैं, और वो सब मिलकर के एक सहकारी समिति का स्थापना करते हैं जिससे सबका भला होता है। तो ऐसे सुधा के तर्ज पर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। फसल उत्पादन, बिहार के प्रमुख फसल की अगर हम बात करें 2023-24 में, तो अनाज का जो सबसे अधिक उत्पादन हुआ है वो चावल का सबसे अधिक उत्पादनकर्ता कौन है, तो रोहतास। और सबसे अधिक उपज देने वाला जिला कौन सा है, तो वो रोहतास है। ये इसमें समझने वाली बात है कि उत्पादन और उत्पादकता यानी उपज देने वाला जिला, तो ये क्या है कि प्रति किलोग्राम हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में रोहतास सबसे ज्यादा 46,649 किलोग्राम का उत्पादन करता है। गेहूं के लिए में भी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है, लेकिन सबसे अधिक उपज देने वाला जिला किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बेगूसराय है। दलहन के क्षेत्र में पटना सबसे आगे है, और प्रति किलोग्राम हेक्टेयर के लिए पूर्वी चंपारण सबसे आगे है। मक्का के लिए पूर्णिया और किशनगंज, और गन्ना उत्पादन के लिए पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, जबकि बेगूसराय प्रति किलोग्राम हेक्टेयर उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला है। सॉरी, ये पश्चिमी चंपारण जिला है, राज्य बोल दिए। आगे देखिए, बिहार बजट 2025-26 स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज कैसे होते हैं, कुछ पैसा सरकारें लगाएगी, कुछ पैसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगाएंगे, दोनों को मिला करके एक नए अलग अलग नए मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हो सकता है कि ये पीपीपी पब्लिक पार्टनरशिप के तर्ज पे खोला जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है कि कुछ पैसा सरकारें लगा देगी। अगर एक कॉलेज खोलना है और 100 करोड़ रुपए का खर्च आना है तो हो सकता है कि 30% सरकारें लगाएगी गवर्नमेंट, और 70% प्राइवेट कंपनी। तो इस तरह से ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर इसको खोला जाएगा। आगे हम बात करते हैं राज्य में निजी जन भागीदारी। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मैंने अभी बात किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है।
संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। वैसे गरीब लोग, वैसे वंचित लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो स्वास्थ्य लाभ लेने से जो हॉस्पिटल से काफ़ी दूर रहते हैं, उनके लिए उनके नगर में चिकित्सा सुविधा केंद्र खोला जाएगा ताकि उन्हें भी समय पे, सही समय पे और सही इलाज मिल जाए। आइए हम और आगे बात करते हैं। बिहार बजट में महिलाओं के लिए किए गए प्रमुख घोषणाएं। राज्य में प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक महिलाएं, कंडक्टर सभी महिलाएं ही होगी। महिला चालकों के लिए ई रिक्शा, 2 पहिया वाहन व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान दिया जाएगा, कैश सब्सिडी दिया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षित महिलाएं भी होंगी। मैंने कहा ना, अभी मैंने भी बताया कि अलग अलग जगह पर बस चलाने के लिए, सिखाने के लिए, महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए केंद्र खोला जाएगा, इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जिसमें जो सिखाएंगी, जो प्रशिक्षण देंगी और जो प्रशिक्षण लेंगी, दोनों महिलाएं ही होंगी। महिलाओं के लिए कुछ और प्रमुख घोषणाएं। महिला सिपाहियों के लिए पदस्थापना थाने के आसपास के अवशासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर, मैंने कहा ना, किराए पर आवास लेकर के आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। उनकी सुरक्षा के दृष्टि से भी, उनकी गरिमा के दृष्टि से भी सरकार ऐसी कदम बहुत अच्छे उठाती है। साथ साथ प्रत्येक पंचायत में जो कन्या विवाह मंडप, गरीब कन्याओं के लिए विवाह मंडप का स्थापना किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और बातें देखते हैं। हम बिहार सरकार की उपलब्धियों की भी बात करते हैं। अचीवमेंट जो उनकी उपलब्धि है। जो उनकी उपलब्धि है। सबसे पहले बिहार सरकार को बिहार जलवायु अनुकूल कार्बन उत्पादन के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ जलवायु अनुकूल कृषि यानी एग्रो क्लाइमेटिक फार्मिंग के लिए के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है, मतलब इंडिया वाटर फाउंडेशन की तरफ से बिहार सरकार को वाटर ट्रांसेसिबिलिटी ग्लोबल अवार्ड दिया गया है 2024 में। वाटर ट्रांसेसिबिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 किसको मिला है? बिहार सरकार। किन्होंने दिया है? इंडिया वाटर फाउंडेशन ने। आगे हम और भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा बिहार सरकार के अचीवमेंट्स हैं, तो वो दूसरा अचीवमेंट्स आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य जो है, टोटल 17 लक्ष्य इसमें दिया गया। तो SDG 6 साफ व शुद्ध जल
पर आधारित है। इसमें बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने बेटर परफॉर्मेंस, किया है, जिसके लिए उसमें पॉइंट दिया जाता है कि 100 पॉइंट सबसे अच्छा, 99 उससे अच्छा, 1 सबसे खराब, तो ऐसे करके दिया जाता है, जिसमें बिहार सरकार ने 98 पॉइंट के साथ थर्ड रैंक हासिल किया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये 7 निश्चय पार्ट 1 का भी, बिहार सरकार का जो 7 निश्चय पार्ट 1 है, तो फिर पार्ट 2 आ गया है, तो 7 निश्चय पार्ट 1 का भी बात था। इसके अलावा हम कुछ और बात करेंगे। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है? जहां गुड़ पर रिसर्च और अनुसंधान किया जाएगा, तो गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना, ये कहाँ किया जा रहा है? पूसा, समस्तीपुर। पूसा, समस्तीपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें तो गया में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। गया में इंडस्ट्रियल पार्क, ये गया में एक डोभी कई जगह है, वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। ये जो पूरा है, ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। ये NH 2 पर बनाया जा रहा है। गया के डोभी में एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं राज्य में विभिन्न 2025-26 बजट 2025 राज्य के विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का निर्माण। अब जो हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, ये 2 तरह के हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। पहला, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, और दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। इन दोनों के अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, इसमें क्या होता है? इसमें ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में क्या होता है कि हो सकता है बिल्डिंग पहले से बनी हुई हो, रनवे बना हुआ हो, कहीं कहीं उसका संचालन हो रहा हो, कहीं संचालन नहीं हो रहा हो। जब वो पूरा बिल्डिंग बना हुआ होता है, फिर उसमें से कुछ मॉडिफाई करके, उसमें कुछ अवसंरचनाओं में चेंज करके, बिल्डिंग को थोड़ा सा बड़ा करके, रनवे को बड़ा करके, जब बना हुआ बिल्डिंग में फिर से हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जब बने हुए बिल्डिंग के साथ हम में ही फिर से हम रनवे शुरू करते हैं, फिर से हम परिचालन शुरू करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। यानी अवसंरचना पहले से मौजूद होता है, पहले से बना होता है। अवसंरचनाएं जब पहले से बनी होती है तो केवल उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं और परिचालन शुरू होता है। जबकि दूसरा जो होता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट,
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में क्या है कि इसमें अब संरचनाएं नहीं बनी होती है। सरकार बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल जीरो से जब एयरपोर्ट बनाना शुरू करती है तो उसको हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं, यानी स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम, यानी सरकारें पहले जमीन का अधिग्रहण करेगी, फिर उस पर तब जाकर के बिल्डिंग बनाएंगी, फिर रनवे बनाएंगी, तब फिर उस पे हवाई जहाज का परिचालन शुरू होगा। अब आप यहाँ देखें, पूर्णिया जिले में हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, इसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है। जबकि राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मोतिहारी, इन जिलों पर जो हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, राजगीर, सोनपुर, सुल्तानगंज भागलपुर जिले में है, मोतिहारी, रक्सौल में जो हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ये कैसा एयरपोर्ट है, तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कहां कहां बनाया जा रहा है, तो रक्सौल, सुल्तानगंज, भागलपुर, रक्सौल, सुल्तानगंज, मोतिहारी, राजगीर, इन जगह पर जो एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। जबकि पटना का जो एयरपोर्ट है, जिसमें अभी फिर से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है। पूर्णिया का एयरपोर्ट ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, आप इससे ये ध्यान रखेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है। अब एक चीज जो समझने की बात है कि ये जितने भी एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है या रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, वो उड़ान योजना के तहत किया जा रहा है। ये किस योजना के तहत किया जा रहा है, योजना का नाम है उड़ान योजना। उड़ान योजना यानी उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। पूरे देश का आम नागरिक। आगे देखें, छोटे हवाई अड्डा यथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, बीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा हवाई अड्डों के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। यानी मुंगेर, सहरसा, मधुबनी, बीरपुर, वाल्मीकि नगर, ये जो एयरपोर्ट हैं, इन्हें ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के तहत विकसित किया जाएगा। तो आप 2-4 एग्जाम्पल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और 2-4 एग्जाम्पल ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण इकाई की। बिहार में जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितने इकाइयों की स्थापना की है, तो 353, पर्यटन के लिए 26, वस्त्र उद्योग के लिए 20 और अक्षय ऊर्जा के लिए 13। तो ऐसे कुछ जो इंडस्ट्रीज की स्थापना किया जाना है और साथ साथ इसका सही रूप से सही संचालन किया जाना है, परिचालन किया जाएगा, ताकि लोगों को इसमें रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक समृद्धि बेहतर होगी, जीवन स्तर बेहतर होगा। हम दोबारा एक बार फिर से, बजट में 13.69% की वृद्धि की गई है। इसको रिकैप के थ्रू आप देखें, बिहार बजट के विकास को तेज रफ्तार मिलेगी।
इस बजट का उद्देश्य क्या है कि ऐसे बजट लाएंगे तो बिहार के विकास में तेजी आएगी, बिहार के डेवलपमेंट में काफी तेजी आएगी और साथ साथ उनके विकास को रफ्तार भी मिलेगा। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 24-25 से लगभग 38,169 करोड़ रुपया ज्यादा है, तो आप इस डाटा को याद रखेंगे। इसी के साथ अब खत्म होता है। आप किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके जवाब के साथ हाजिर हो जाएंगे। आपके लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहें, KBCIS परिवार से आप जुड़ें, जिससे आपकी सफलता निश्चित सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद।